हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। उत्तराखंड पर्यावरण पर्यवेक्षक के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज की ये 6th वीडियो है। इस वीडियो में हम विज्ञान के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सभी क्वेश्चंस वन दरोगा के एग्जाम में पूछे गए हैं और इन सभी क्वेश्चंस को हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक क्रस्टेशियन और प्रोटोजोआ निम्नलिखित में से किसमें शामिल होते हैं। ओके, तो मैं आपको एक्वेटिक सिस्टम के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में देखिए, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम का खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन है। तो देखिए, इसमें जो प्रोड्यूसर होते हैं यानी उत्पादक होते हैं, सबसे नीचे जो होते हैं वो होता है फाइटोप्लैंक्टन। अभी इन सब के बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि प्लैंक्टन क्या होता है, बेंथिक क्या होता है, नेक्टन क्या होता है। ओके, देखिए प्लैंक्टन के बारे में बताता हूँ मैं आपको। प्लैंक्टन क्या होते हैं? प्लैंक्टन कुछ नहीं होता, समुद्र में जो छोटे प्लांट्स होते हैं, बहुत छोटे प्लांट्स, एल्गी या फिर सूक्ष्म जीव हो गए, उन्हीं को प्लैंक्टन बोलते हैं। अब अगर वो प्लांट होंगे तो उनको बोलेंगे हम फाइटोप्लैंक्टन, और अगर वो जीव होंगे तो उनको बोलेंगे हम जू प्लैंक्टन। ओके, तो देखिए फाइटोप्लैंक्टन पहले देखते थे। फाइटोप्लैंक्टन क्या होंगे? छोटे प्लांट्स होंगे, बहुत छोटे, जो समुद्र में उगते हैं, उनको बोलेंगे हम फाइटोप्लैंक्टन। ये कैसे होंगे? ऑटोट्रॉपिक होंगे, यानी अपना खाना स्वयं से बनाएंगे। स्वपोषी होंगे, इसलिए तो ये क्या है? प्रोड्यूसर है, उत्पादक है। ओके, फाइटोप्लैंक्टन के एग्जाम्पल की बात करूँ तो एल्गी हो गया, डायटम हो गया, ये सब क्या है? फाइटोप्लैंक्टन के एग्जाम्पल है। ये ज़्यादातर इनका जो विकास होता है यानी डेवलपमेंट होता है, ये ठंडे जल में होता है। लेकिन क्या होता है, समुद्र का जो भाव है इनको और क्षेत्रों तक भी पहुंचा देता है। और एग्जाम्पल की बात करें तो गोएनलॉक्स, जिम्नोडियम। ओके, इनका जो जनन है वो तीव्र गति से होता है, बहुत जल्दी जल्दी डेवलप्ड होते हैं, जिससे क्या होता है कि लाल भूरे रंग के पादप का आधिक्य हो जाता है। मतलब अगर समुद्र में देखेंगे तो रेड कलर का दिखता है। जैसे रेड लाल सागर है, लाल सागर का रंग लाल क्यों है? एल्गी की वजह से, इनके वजह से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं वहाँ पे, तो इसी के कलर से लाल। अगर आप कोई तालाब देखते हो, उसका कलर है रेड है कलर, तो इसका मतलब कि उसमें रेड एल्गी बहुत सारे हो रखे हैं। ओके, इसका संकेत है कि वो रेड एल्गी है उसमें बहुत सारे। ओके, उस रेड एल्गी की वजह से उनका कलर आता है। ऐसे ही अगर ब्राउन एल्गी हो गए तो ब्राउन कलर की लेक हो जाएगी। ओके, इसी प्रकार समुद्र में भी ऐसे होता है। अगर रेड एल्गी बहुत सारे हो गए तो जो समुद्र है वो रेड रेड से दिखाई देगा। ओके, अब आगे देखिए, जिससे लाल भूरे रंग के पादपों का आधिक्य हो जाता है, उसे लाल ज्वर यानी कि रेड टाइड्स बोलते हैं। ओके, तो अगर क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछा जाए कि रेड टाइड्स कैसे बनता है, तो ये गोएनलॉक्स और जिम्नोडियम के बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट से होता है। समुद्र में बहुत ज़्यादा एल्गी जो हैं, ये कैसे एल्गी हैं? रेड ब्राउन एल्गी हैं। इनके बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट से रेड टाइड्स का निर्माण होता है। ओके, अब आगे देखिए, ये तो हो गया आपका फाइटोप्लैंक्टन। ओके, फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे प्रोड्यूसर। अब देखते हैं फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाता है? जू प्लैंक्टन खाता है। ओके, जू प्लैंक्टन ये छोटे क्रस्टेशियन अकशेरुकी प्राणी है। ओके, इनवर्टिवेट है। अभी यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि छोटे क्रस्टेशियन कौन से होते हैं, तो जू प्लैंक्टन होते हैं। ओके, इनका आकार 1 mm से कई मीटर तक हो सकता है। ओके, और ये क्या होते हैं? प्राथमिक कंज्यूमर होते हैं। ओके, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, शाकाहारी मांसाहारी कुछ भी हो सकते हैं। ओके, अब देखिए, जो जू प्लैंक्टन है ये बहुत कम समय के लिए अपने इस फेज में रहते हैं, यानी जू प्लैंक्टन के फेज में बहुत कम रहते हैं। जैसे ये बड़े होते हैं तो ये नेक्टन या फिर बेंथिक बन जाते हैं। ओके, इस वाले ग्रुप में आ जाते हैं। यानी कि जो नेक्टन है और बेंथिक है, ये क्या होते हैं? प्लैंक्टन से ही बनते हैं। ओके, तो हमने देखा जू प्लैंक्टन क्या होता है? प्राइमरी कंज्यूमर होता है। इसके बाद आता है नेक्टन, नेक्टन कम्युनिटी। अब देखिए नेक्टन क्या होता है कि सागरी गहराई में स्वतंत्र एवं धारा के विपरीत तैरते हैं। ओके, धारा के विपरीत तैरते हैं ये, और इनका आकार बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, शक्तिशाली जंतु होते हैं ये। ओके, और अधिकांश क्या होते हैं? वर्टिब्रेट होते हैं। जहाँ पे हमने देखा जू प्लैंक्टन क्या होता है? इन्वर्टिब्रेट अकशेरुकी होते हैं। तो जो हमारा नेक्टन होता है ये होता है हमारा वर्टिब्रेट यानी कशेरुकी होता है। ओके, नेक्टन हो गया। अगर नेक्टन समुदाय की मछलियाँ का एग्जाम्पल पूछे तो हेरिंग्स हो गया, स्क्विड्स हो गया। ओके, ये सब है नेक्टन समुदाय की मछलियाँ। नेक्टन के और एग्जाम्पल देखें, सील, व्हेल, समुद्री गाय, डॉल्फिन और ये बाकी सब, ये सब क्या है? नेक्टन है। ओके, और नेक्टन जो फूड चेन है इसमें टॉप पे रहता है। ओके, जो एक्वेटिक सिस्टम है उसमें जो नेक्टन है वो टॉप पे रहेगा। बेंथिक, बेंथिक समुदाय। अब देखिए, जो बेंथिक समुदाय है ये सागर तल के समीप होता है, यानी कि जो ओशन होता है ना, ओशन का जो सरफेस है उस मतलब कि कम गहराई पे पाए जाते हैं। सबसे कम गहराई पे बेंथिक पाए जाते हैं, सबसे कम मतलब ऊपर ऊपर रहते हैं, समुद्र के ऊपर ऊपर रहते हैं ये बेंथिक। ओके, और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें बेंथिक के, तो बेंथिक का एग्जाम्पल हो गया, प्लांट्स में देखेंगे तो सागरीय शैवाल यानी कि ओशियन एल्गी, ईल घास, कछुआ घास और अन्य प्रकार के पादप उगते हैं। जबकि जंतुओं में बात करें तो बाइबेब, ठीक है, बाइबेब हो गया,
मोलस्क का हो गया, जितने भी मोलस्क का होते हैं, सीपी हो गए, ये सब क्या हो गए, बेंथिक के एग्जाम्पल हो गए। ओके, तो हमने देखा था फूड चैन में फाइटोप्लैंक्टन नीचे होते हैं सबसे, क्योंकि ये ऑटोट्रॉप होते हैं। फिर इनको खाता है जूप्लैंक्टन, उसके बाद आता है बेंथिस या बेंथिक। ओके, और इनको कौन खाता है, नेक्टन। नेक्टन यानी टॉप पे, और नेक्टन क्यों टॉप पे, क्योंकि सबसे बड़ा यही है। ओके ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा एक्वेटिक इकोसिस्टम। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्राथमिक क्रस्टेशियन हमने देखा था प्राथमिक कौन होते हैं, प्लैंकटन। कौन से, जू प्लैंकटन होते हैं। तो जू प्लैंकटन है नहीं ऑप्शन में, तो हम प्लैंकटन के साथ जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, एक परमाणु के दो प्रोटॉनों के बीच विद्युत बल किसी निश्चित दूरी के लिए उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का डैश गुना होता है, कितना गुना होता है। ओके, अगर आपको ये मीम समझ में नहीं आया तो आपको साइंस छोड़ देनी चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, देखिए क्या है इसमें। न्यूटन ने दिया था गुरुत्वाकर्षण बल का नियम, जिसमें बताया था कि जो बल होता है वो क्या होता है, उन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, ये दिया था। फिर कुलाम ने इसकी कॉपी कर दिया, M1 M2 की जगह Q1 Q2 डाल दिया, चार्ज डाल दिया। ओके, यानी इसने डाल दिया F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो हमसे इसी में रिलेशन पूछा गया है कि जो दो प्रोटॉन है, दो प्रोटॉनों के बीच जो विद्युत बल होता है और गुरुत्वाकर्षण बल होता है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, इससे कितना गुना अधिक है। ओके, तो निकाल लेते हैं इसको। देखिए, तो इसको सॉल्व करते हैं। एफ ई फॉर लिया है मैंने इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए। ओके, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, और एक एफ जी ये लेता हूँ मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, कैपिटल जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ। ओके, तो आर से तो आर कट जाएगा। ओके, तो अब देखिए क्या बचेगा, यहाँ पे करते हैं एफ ई अपॉन एफ जी, ये बचा के की वैल्यू आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 9 गुना 10 की घात 9 के बराबर। ओके, और जी की वैल्यू आपको पता है, जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.620 इंटू 10⁻19 कूलम, इतना होता है। और मास की बात करें, प्रोटॉन की मास कितना होता है, तो प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, इतना होता है। सारी वैल्यू इसमें रख देते हैं। ओके, तो अब ये तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन होगी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें स्मार्टली वर्क करना है। देखिए ऑप्शन में भी 10 की पावर में पूछा है सिर्फ, तो हम एक काम करेंगे, 10 की पावर को ही कैलकुलेट करेंगे, बाकी कुछ इंटू कुछ भी नहीं करेंगे। ओके, तो देखिए 10 की घात 9 तो इधर है ऊपर में, और जब इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 19 दूना 38। ओके, -38 हो जाएगा, और यहाँ पे -11 इधर है, और इसका भी स्क्वायर करेंगे 27 का, यानी 2 गुना हो जाएगा। तो देखिए 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -38, बस खाली मैं 10 की पावर ही लिख रहा हूँ, इधर तो 10 की पावर -11, और जब -27 का स्क्वायर करेंगे तो इंटू हो जाता है, तो हो जाएगा 10 की पावर -54। ओके, 54। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको आगे, ऊपर ले जाते हैं, सबको ऊपर ले जाते हैं, यानी 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -38 इंटू 10 की पावर, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ओके, नीचे अगर नीचे माइनस में होता तो पावर ऊपर जाके प्लस हो जाती है, इंटू 10 की पावर 54। ओके, इन सबको सॉल्व करते हैं। देखिए 9 और 11 20 हो गए। ओके, 20 इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा 18। ओके, 10 की पावर -18, और इधर था 10 की पावर 54। अब देखिए 54 में से 18 घटाते हैं, तो 14 में से 8 गया 6, और यहाँ बचा 4, 4 में से 1 गया 3। ओके, 10 की पावर 36, और यही हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं हम स्मार्टली, हमने कोई कैलकुलेशन नहीं की, हमने खाली 10 की पावर कैलकुलेट की और आंसर आ गया हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया पैदा करने के लिए रोग वाहक के रूप में निम्नलिखित में से कौन कार्य करता है। ओके, यहाँ पे एक टर्म आया वेक्टर, रोग वाहक। वेक्टर जो रोग को कैरी करते हैं, जैसे कि मच्छर हो गया, चमगादड़ हो गया, ये सब क्या हो गए, वेक्टर हो गए, जो किसी बीमारी को कैरी करते हैं। ओके, इनको बोलते हैं वेक्टर। तो मलेरिया किसकी वजह से होता है, फीमेल एनाफिलीज मच्छर की वजह से। फीमेल एनाफिलीज मच्छर की वजह से क्या होता है, मलेरिया। और डेंगू किसकी वजह से होता है, डेंगू होता है हमारा फीमेल एडीज मच्छर की वजह से। फीमेल एडीज मच्छर की वजह से डेंगू, और फीमेल एनाफिलीज मच्छर की वजह से मलेरिया। ओके, और मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ, जैसे आपको मच्छर की आवाज़ सुनाई देती होगी, आपके कान में आके आवाज़ निकालता है वो, तो वो मेल होता है। ओके, मेल होता है। फीमेल मच्छर कभी भी आवाज़ नहीं निकलता, वो डायरेक्ट वार करती है। ओके, मेल मच्छर गाना गाता रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उत्तल दर्पण का अनुप्रयोग माना जाता है? एप्लीकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ओके, कॉन्वेक्स मिरर के एप्लीकेशन, तो रियर व्यू मिरर, जो रियर व्यू मिरर यानी कि आपने देखा होगा कि ये गाड़ी है, गाड़ी के जो साइड में मिरर रहते हैं ना, जिनसे पीछे वाली गाड़ियों का पता चलता है, उन्हीं को बोलते हैं। और एक ड्राइवर की सीट के ऊपर रहता है, इसको बोलते हैं रियर व्यू मिरर। ओके, तो यहाँ पे कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण। और देखिए, जो गाड़ी की हेडलाइट होती है, हेडलाइट पे कौन सा मिरर होता है? यहाँ पे होता है कॉनकेव, यानी कि अवतल दर्पण। ओके, तो गाड़ी की हेडलाइट पे तो अवतल हो गया, लेकिन जो यहाँ पे शीशे लगे हुए हैं, साइड में शीशे लगे हैं और जो ड्राइवर की सीट के ऊपर लगे हैं, उसमें होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, यानी रियर व्यू मिरर में कौन सा होता है? कॉन्वेक्स। इसके साथ साथ और भी बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, कॉनकेव का देखते हैं, अवतल दर्पण का देखिए कहाँ पे टॉर्च में यूज होता है अवतल दर्पण का। वाहनों की हेडलाइट अभी बताया मैंने आपको। सोलर डिवाइस, जितने भी सोलर कुकर वगैरह हो गए उन सब में। सेविंग मिरर वहाँ पे भी होता है। ओके, और डेंटिस्ट जो एक्टिविटी करता है उसको देखने के लिए इसी मिरर का उपयोग होता है। ओके, अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स यानी कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का क्या होता है? रियर व्यू मिरर। ओके, अभी बताया मैंने आपको रियर व्यू मिरर। फिर इसके साथ दुकानों में सिक्योरिटी मिरर जो होते हैं, ऐसे गोल से लगे होते हैं, आपने मोड़ पे भी देखा होगा, गोल से मिरर लगे होते हैं, ऐसे उभरे उभरे से रहते हैं ये। ओके, इन्हीं को बोलते हैं सिक्योरिटी मिरर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल निष्कासित गैस कौन सी है जो मुख्य श्वसन समस्याओं का कारण बनती है? ओके, ऑटोमोबाइल से निकलती है ये गैस और जो श्वसन संबंधित समस्याओं का कारण बनती है, तो ये हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड हो गए, जितने भी ऑक्साइड हैं, सब हमारे श्वसन संबंधी समस्याओं का कारण बनती है। और इसके साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है, ये भी। ओके, अब देखिए यहाँ से मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा किन गैसों की वजह से होता है? अम्लीय वर्षा, ओके, एसिडिक रेन। तो एसिडिक रेन इन दोनों की वजह से होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, SO2 और NO2, इन दोनों की वजह से होता है हमारा एसिडिक रेन। ओके, दोनों की वजह से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, CrO2 द्वारा प्रदर्शित चुंबकत्व का प्रकार कौन सा है? टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म स्टैब्लिश बाय CrO2। ओके, तो देखिए 5 प्रकार के टाइप होते हैं मैग्नेटिज्म के, 5 प्रकार के टाइप होते हैं। ओके, 4 तो यहाँ पे लिखे हुए, देखिए, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, और एक होता है फेरीमैग्नेटिज्म। ओके, सभी टाइप्स को मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ। देखिए, जो पैरामैग्नेटिज्म होता है, ओके, पैरामैग्नेटिज्म वो होते हैं जिन्हें हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये अट्रैक्ट होते हैं चुंबक की तरफ। ओके, ये खींचे चले जाते हैं, उन्हें बोलते हैं पैरामैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म यानी कि जिन्हें हम चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये प्रतिकर्षित होंगे, ओके, रिपील होंगे, दूर भागेंगे। ओके, इनको बोलते हैं डायमैग्नेटिज्म। ओके, पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म ये आपका 11th वाले में, 11th क्लास में है। ओके, और बाकी की जो 3 है वो आपके अगली क्लास में, यानी कि 12th में। फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है? जब हम किसी एलिमेंट, कोई एलिमेंट हो गया, जैसे कि आयरन हो गया, लोहा हो गया, लोहे पे हम तांबे की तार लपेट के उसमें हम क्या करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट देने से क्या होता है कि ये जो लोहा है ये चुंबक की तरह बिहेव करने लग जाता है। ओके, चुंबक की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो अब देखिए इसमें 2 टाइप हो गया कि एक वैसे चुंबक बनेंगे जो अट्रैक्ट होंगे, मतलब वो चुंबक की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो उसी को बोलते हैं फेरोमैग्नेटिज्म, वो अट्रैक्ट होते हैं चुंबक की तरफ। और एक होंगे जो रिपील होंगे, मतलब दूर भागेंगे चुंबक से, तो वो हो गया एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। और ये दोनों कैसे बनते हैं? जब हम किसी एलिमेंट पे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। और इसके बाद एक बनता है फेरीमैग्नेटिज्म। फेरीमैग्नेटिज्म में इन दोनों का गुण होता है, फेरो का और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म का, दोनों का होता है। ओके, तो CrO2 ये किसका एग्जाम्पल होता है? फेरोमैग्नेटिज्म का होता है, यानी कि अगर हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाएगा, और कैसा व्यवहार करेगा? ये चुंबक की तरह अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्शन आएगा इसमें। ओके, अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, डिटेल में बता दूंगा और सबको एग्जाम्पल के थ्रू भी बता दूंगा। तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो आपको नीचे कमेंट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में 100% डैश पोषी स्तर को ग्रहण करते हैं इन एन इकोसिस्टम द ऑटोट्रोप्स ऑक्यूपाई डैश ट्रॉपिक लेवल। तो देखिए कहाँ पे होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक होता है, अभी हमने पीछे डिस्कस किया। सोपोसी कहाँ पे होंगे? प्रोड्यूसर होंगे, यानी कि सबसे नीचे होंगे, प्रोड्यूसर होंगे। इसके बाद हमारा क्या होता है? प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद आगे कंज्यूमर, फिर कंज्यूमर। नहीं, ऐसा नहीं होता है, सिर्फ 4 लेवल ही तक होता है, 4 लेवल ही तक हो सकता है। यानी कि एक तो प्रोड्यूसर हो गया, फिर प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, फिर इसके बाद एक और हो सकता है। ओके, मतलब कि 4 लेवल ही तक हो सकते हैं, 4 लेवल से ऊपर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि एनर्जी का 10% रूल काम करता है यहाँ पे,
कि जो इसने खाया उसका 10% यहाँ पहुँचेगा, जो इसने खाया इसका 10% यहाँ, जो इसने खाया इसका 10% यहाँ। ओके, मतलब कि चौथे वाले के बाद कुछ एनर्जी बचेगी नहीं, इसलिए मैक्सिमम लेवल कितने हो सकते हैं इसमें? 4 हो सकते हैं। ओके, उत्पादक कौन होते हैं? जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं यानी स्वपोषी होते हैं वो होते हैं उत्पादक। उपभोक्ता कौन होते हैं? उपभोक्ता वो होते हैं जो उत्पादक को खाते हैं। अब देखिए उपभोक्ता देखिए क्या सोचते हैं? प्राथमिक हो सकते हैं यानी प्राइमरी कंज्यूमर हो सकते हैं। ये शाकाहारी होते हैं क्योंकि देखिए उत्पादक को खाना है, इन्होंने प्रोड्यूसर को खाना है। तो जैसे बकरी है, बकरी ने घास खाया तो बकरी क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर है। ओके, और घास क्या है? प्रोड्यूसर है। ओके, इसके बाद होता है हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर कैसा होता है? मांसाहारी होता है। ओके, इसके बाद होता है टर्सरी कंज्यूमर यानी कि तृतीय उपभोक्ता। ये क्या होते हैं? उच्च मांसाहारी होते हैं यानी इन मांसाहारी को भी खाने वाले मांसाहारी। ओके, तो ये हमने देखा, उत्पादक पता चल गया, उपभोक्ता, और एक होता है अपघटक। ठीक है, डिकम्पोजर यानी जो मृत शरीर को डिकम्पोज करते हैं वो हो गए, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, ये सब क्या होते हैं? डिकम्पोजर होते हैं। तो ये होते हैं हमारे बायोटिक फैक्टर होते हैं इकोलॉजी के। मैंने आपको बताया कि जो आहार श्रृंखला है वो 4 पोषक स्तर होते हैं उसमें, मतलब कि 4 ही लेवल हो सकते हैं उसमें, ट्रॉपिकल लेवल 4 हो सकते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ओके, तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि मैक्सिमम लेवल कितने हो सकते हैं? तो 4 ही हो सकते हैं मैक्सिमम लेवल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक वातावरण के साथ किसी दिए गए क्षेत्र में एक साथ रहने वाले सजीवों की पारस्परिक क्रिया को डैश कहा जाता है। यानी कि सजीव एक ही वातावरण में रहते हैं मिलजुल के, इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की डेफिनेशन है ये। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन और बनते हैं कि जो ये वर्ड है इकोसिस्टम, ये किसने दिया था? ये किसने कॉइन किया था इकोसिस्टम? तो अगर ये पूछा जाए कि इकोसिस्टम किसने दिया था, पारिस्थितिक तंत्र, तो आपका आंसर होगा आर्थर जी टॉन्सले ने। ओके, टॉन्सले ने दिया था इकोसिस्टम। और आपसे पूछा जाए इकोलॉजी, ये तो इकोसिस्टम है, और आपसे पूछा जाए इकोलॉजी किसने दिया था? इकोलॉजी दिया था अर्नेस्ट हैक्कल ने। ओके, इकोलॉजी अर्नेस्ट हैक्कल ने और इकोसिस्टम टॉन्सले ने, ये दोनों याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभ के विखंडन। नाभ के विखंडन को हम बहुत बार देख चुके हैं। नाभ के विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फिजन में हम क्या करते हैं? एक भारी न्यूक्लियस लेते हैं जिसपे हम न्यूट्रॉन की बमबारी करवाते हैं और उसको हल्के नाभिक में तोड़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि वह तत्व कौन सा, यानी कि जो हैवी न्यूक्लियस वाले तत्व होते हैं वो कौन से एलिमेंट है? तो इनके एग्जाम्पल हो गए यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, थोरियम हो गया। ओके, इन सब का यूज़ कहाँ लेते हैं हम? नाभ के विखंडन में, क्योंकि इनके जो न्यूक्लियस वो कैसे होते हैं? हैवी न्यूक्लियस होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी ग्रह की त्रिज्या में वृद्धि हो जाती है तो पलायन वेग का क्या होता है? ओके, पलायन वेग के बारे में, इसकेप वेलोसिटी के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, और ये फॉर्मूला मैंने उसी टाइम आपको बोला था कि याद करना है फर्स्ट वीडियो में। ओके, तो इसका देखिए इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है, इस फॉर्मूले के ऊपर इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है घुमा के, कि अगर हम किसी ग्रह की रेडियस बढ़ा दें तो उसका जो इसकेप वेलोसिटी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हमें पता है इसकेप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2gm/r। ओके, जहाँ पे आर क्या है? उसकी रेडियस है। तो अब देखिए जो ये वेलोसिटी है और आर है, इसमें कैसा है? उल्टा संबंध है, यानी कि इसको बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा? घटेगा। ओके, और जब इसको घटाएंगे यानी रेडियस को घटाएंगे तो ये क्या होगा? बढ़ेगा। तो हमसे पूछा गया है कि जब त्रिज्या में वृद्धि कर दी जाती है तो त्रिज्या को जब हम बढ़ाएंगे तो इसके वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? घट जाएगी। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगी। अब आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि बड़ा ग्रह है तो उसकी रेडियस बड़ी होगी तो उसका जो इसकी वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगा, नहीं, ऐसे नहीं देखना है आपको, सीधे फॉर्मूले से देखना है। ओके, फिजिक्स यही बोलता है कि आप फॉर्मूले पे विश्वास करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 12 और 16 के संयोजन से बनने वाले यौगिक का उदाहरण नहीं है? अब देखिए जो ये क्वेश्चन है ना, ये 99% बच्चे छोड़ के आ जाएंगे। ओके, पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए आपके एग्जाम में तो आपको कैसे करना है, मतलब थोड़ा सा भी ज्ञान होगा आपको तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते थे। देखिए, हमसे पूछा गया है कि 12 और 16 के तत्व है, उनसे बनने वाले यौगिक नहीं है, कौन सा है इनमें से जो नहीं बन सकता है? ओके, 12 और 16 के तत्वों को मिलाने से। ओके, अब देखिए 2-3 कॉन्सेप्ट मैंने आपको पीछे बताया था, उसी का यूज़ लेंगे हम यहाँ पे। तो देखते हैं कि जो 12 होगा ग्रुप, उसमें कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन होंगे? उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 होंगे। और जो 16 है उसमें कितने होंगे? 6 होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, वैलेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो इसमें होंगे 6, इसमें होंगे 2। ओके, अब देखिए अगर वैलेंसी की बात करें तो इसकी वैलेंसी होगी +2 और इसकी वैलेंसी कितनी होगी? -2। ओके, होगी ना? ओके, अब देखिए मुझे नहीं पता कि मरकरी का कितना होता है, टेलुरियम का कितना होता है, जिंक का नहीं पता मेरे को, लेकिन मुझे एक चीज़ का पता है, आर्सेनिक का पता है। आर्सेनिक हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। आर्सेनिक क्या होता है? पेंटावेलेंट होता है, यानी इसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 होते हैं। ओके, तो इसमें होते हैं 5, और जो गैलियम होता है वो होता है टेट्रावेलेंट, यानी इसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3। ओके, तो 3 होंगे और जो आर्सेनिक होगा उसमें 5 होगा, पर हमें क्या चाहिए? 2 और 6 चाहिए।
ओके, हमें क्या चाहिए, 2 और 6 चाहिए संयोजकता इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ तो 3 और 5 है। तो इसका मतलब है कि जो गैलियम है और आर्सेनिक है ये ग्रुप 12 और 16 से ताल्लुक नहीं रखते हैं। ओके, इसका मतलब ये हो गया। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से एलिमिनेट कर सकते थे। हमने बस 2 ही कॉन्सेप्ट लगाया कि अगर हमें ग्रुप दे रखा है तो हम बता सकते हैं कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे निकाला, 10 में से माइनस कर दिया, यानी कि 12, 10 घटा दिया इसमें से, तो 2 संयोजकता इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होंगे इसके। ठीक, ऐसे हमने 16 का निकाला, 10 घटा दिया तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर हमें याद है कि आर्सेनिक का तो 5 होता है, ये पेंटावेलेंट होता है, हमने देखा था, हमने सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में देखा था। और गैलियम होता है टेट्रावेलेंट, यानी इसका होता है 3। ओके, अगर आपको गैलियम का नहीं भी पता था तो आपको आर्सेनिक का पता था कि 5 है, लेकिन हमें यहाँ चाहिए 2 और 6 वाले। ओके, तो ये 5 वाला तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता। ओके, तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपके एग्जाम में तो आपको क्या करना है, इसे स्किप नहीं करना है, एक बार ऑप्शन जरूर पढ़ना है। ओके, एक बार ऑप्शन पढ़ना है और ठंडे दिमाग से सोचना है कि हाँ मेरे को कुछ आता है क्या, मैंने इसके बारे में कुछ पढ़ा है, थोड़ा सा भी ज्ञान है। अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञान होगा तो आप उस क्वेश्चन को हिला सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में पाई जाती है। ओके, भूमि में, वायुमंडल में, या फिर आइस कैप्स में, ओशन में, किस में पाई जाती है सबसे ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है ओशन में। ओके, देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, यानी कि वायुमंडल में, समुद्र में पाया जाता है और भूमि में पाया जाता है, तीनों जगह पाया जाता है। ओके, पर सबसे ज़्यादा 93% कहाँ पे पाया जाता है, हमारा ओशन में पाया जाता है। ठीक है, इन तीनों को अगर देखें तो 93% हमें ओशन में ही मिलता है, यानी समुद्र में पाया जाता है। ओके, तो सबसे ज़्यादा हो गया ओशन में। और अगर उसकी बात करें कि वायुमंडल में कितना पाया जाता है तो 0.03% पाया जाता है। ओके, और भूमि में कितना पाया जाता है, भूमि का मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो यदि आप में किसी को पता है कि भूमि में कितना पाया जाता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुक के नियम के अनुसार गणितीय कथन F इज इक्वल टू माइनस के एक्स में के क्या दर्शाता है। ओके, तो ये जो है ना, ये फॉर्मूला आपको ऐसे याद रखना है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इस फॉर्मूले पे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो देखिए ये फॉर्मूला है क्या, हुक ने दिया था, हुक का नियम है ये। इसमें हम किसी स्प्रिंग को जब खींचते हैं तो उस पर जितना बल लगता है उसका फॉर्मूला है ये। एफ क्या हो गया, इसमें फोर्स हो गया, के क्या हो गया, इसमें कांस्टेंट हो गया, और एक्स कितना हो गया, जितना हमने उसको खींचा स्प्रिंग को, एक्सटेंशन जो है उसमें खिंचाव जितना है उसकी लंबाई है मीटर में ये। ओके, तो आपसे पूछा जा सकता है कि एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स में एक्स क्या है, तो एक्स क्या है, एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग इन मीटर, कितना खिंचा हुआ वो है। तो ये फॉर्मूला बहुत छोटा है, ये तो आपको याद ही होना चाहिए, एक्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ओके, स्प्रिंग में बल का फॉर्मूला है। ओके, तो जो के होता है, के क्या है इसमें, स्प्रिंग कांस्टेंट है। ओके, जो के होता है इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, एक्स होता है एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग, और एफ जो होता है उस पर बल लग रहा होता है। ओके, तो तीन ही चीज़ें इस फॉर्मूले में, ये पता होना चाहिए आपको, और इस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संदर्भ में PAR का पूर्ण रूप क्या है। ओके, तो देखिए ये एक ही शिफ्ट करा रहा हूँ मैं, आपको लग रहा होगा कि इकोलॉजी के कितने सारे क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में, तो ये एक ही शिफ्ट के क्वेश्चन लिए हैं मैंने सारे। तो आप देख सकते हो किसी किसी शिफ्ट के साथ कितना भेदभाव होता है, एक ही शिफ्ट में इतने सारे इकोलॉजी के क्वेश्चन डाल दिया जाता है। ओके, तो देखिए PAR का फुल फॉर्म पूछा गया, PAR का फुल फॉर्म होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीमर टीमर अभिक्रिया द्वारा फिनॉल को डैश में परिवर्तित किया जाता है। ओके, तो रीमर टीमर या राइमर टीमर, जो भी इसको प्रोनाउंस करते हो आप, रीमर टीमर, मैं रीमर टीमर प्रोनाउंस करता हूँ, को फिनॉल को डैश में परिवर्तित करते हैं, फिनॉल को सैलिसिलिक एल्डिहाइड में परिवर्तित करते हैं। ओके, देखिए ये हो गया फिनॉल, फिनॉल OH लगा हुआ ऊपर फिनॉल। अब जब हम इनको CHCl3 प्लस NaOH यानी बेस के साथ जब गर्म करते हैं तो ये रिएक्शन ही होती है हमारी रीमर टीमर। ओके, रीमर टीमर रिएक्शन होती है और हमारा बन जाता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड। सैलिसिलिक एल्डिहाइड में देखिए एक तो CHO है एल्डिहाइड और एक OH लगा ही रहता है, मतलब जो फिनॉल है उसके ऊपर बस CHO लग जाता है। ओके, और ये बन जाता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ओके, तो ये रीमर टीमर, ओके, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवक्षेपण है। प्रेसिपिटेशन का एग्जांपल पूछा गया है, तो प्रेसिपिटेशन का एग्जांपल हो गया रेन, जो बारिश होती है वो भी प्रेसिपिटेशन है, और स्नो यानी बर्फ जो गिरता है वो भी क्या है, हमारा प्रेसिपिटेशन का है, और हेल भी क्या है, प्रेसिपिटेशन का एग्जाम्पल है। तो ये तीनों एग्जाम्पल होते हैं, रेन हो गया आपका, बर्फबारी हो गया, और जो ओले गिरते हैं, ये तीनों क्या है, प्रेसिपिटेशन यानी अवक्षेपण के उदाहरण है। तो ओले पढ़ना हो गया इसमें से राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश एक संवेदनशील उपकरण है जिसका उपयोग हेनरी कैवेंडिश द्वारा गुरुत्वाकर्षण के नियम को सत्यापित करने हेतु दो वस्तुओं के बीच बहुत दुर्लभ गुरुत्वाकर्षण बल को मापने के लिए किया गया था। तो किसका उपयोग किया गया था,
टॉर्सन बैलेंस का। किसका किया था? टॉर्सन बैलेंस का। ओके, हिंदी में इसको बोलते हैं विमोटन तुला। ओके, टॉर्सन बैलेंस। इस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया था हेनरी कैवेंडिश ने गुरुत्वाकर्षण का जो कांस्टेंट है उसको मापने के लिए, यानी जी की वैल्यू मापने के लिए। जी की वैल्यू कितनी है? अभी मैंने आपको बताया था 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण कड़ी है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जीवों के बीच प्रजातियों की निरंतरता सुनिश्चित करती है? ओके, तो देखिए, स्पर्म हो नहीं सकता है, एग हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि केवल स्पर्म डिसाइड नहीं कर सकता, केवल स्पर्म से नहीं होता और केवल एग से ही नहीं होता। जब ये दोनों मिलते हैं तब बनता है जाइगोट। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, यहाँ से हमारा एग रिलीज होता है, एग रिलीज हुआ यहाँ से, फेलोपियन ट्यूब में गया एग। ओके, ये एग है। अब इधर से आता है स्पर्म, स्पर्म आता है यहाँ पे। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं? जाइगोट। यहाँ पे जब एक एग और स्पर्म जब मिलते हैं, जब ये फ्यूज होते हैं तब क्या बनते हैं? जाइगोट बनता है, जाइगोट। ओके, फिर ये जाइगोट बड़ी लंबी प्रोसेस के बाद, मतलब, और एक क्वेश्चन और बनता है, देखिए कि जो जाइगोट है ये यूट्रस की बॉल पे कितने दिन बाद चिपकता है। यानी जब ये जाइगोट बना फर्स्ट डे, ये डे फर्स्ट पे जाइगोट बना। ओके, अब ये यहाँ से 8वें या 9वें दिन पे ये कहाँ? यूट्रस की बॉल पे चिपक जाता है, जहाँ पे इसका विकास होता है और यहीं से ये बेबी बनता है। ओके, तो एग और जब स्पर्म मिलता है तब क्या बनता है? जाइगोट। ओके, और यही जो जाइगोट है यही जाके बाद में क्या बनता है? बेबी बनता है। ओके, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण कड़ी है जो एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के जीवों के बीच प्रजातियों की निरंतरता सुनिश्चित करता है? ओके, तो जब जाइगोट बनेगा तभी उनकी जो अगली पीढ़ी है वो आ पाएगी। ओके, केवल स्पर्म कुछ नहीं कर सकता, केवल एग से भी कुछ नहीं होता। अगर जब दोनों मिलेंगे तभी जाके जाइगोट बनेगा, और यही जाइगोट है जो अगली पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखेगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशी द्रवजालिका द्वारा किस खनिज का भंडारण किया जाता है? विच मिनरल इज स्टोर बाय सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम? SR। ओके, सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम, इसके द्वारा कौन सा मिनरल, कौन सा खनिज स्टोर किया जाता है? तो देखिए, जो SR होता है, सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम, ये है हमारा बोन मसल्स का पार्ट। ओके, तो बोन में क्या पाया जाता है? बोन में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। तो ये क्या स्टोर करके रखेगा? कैल्शियम को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेनॉल क्षार के साथ अभिक्रिया करके 3 हाइड्रोब्यूटेनॉन उत्पन्न करता है, ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको क्या बोलते हैं? एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल संघटन है ये अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है? एथेनॉल के साथ क्षार, कोई सा भी बेस लेते हैं, NaOH ले लेते हैं या फिर KOH, कोई सा भी बेस लेते हैं, डाइल्यूटेड बेस ले लेते हैं, और इसकी जब अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बन जाता है? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। अच्छा, एथेनॉल की जगह हम कुछ और भी ले सकते हैं, एल्डिहाइड भी ले सकते हैं। ओके, तो जो प्रोडक्ट होगा वो दूसरा बनता है। ओके, तो जो ये अभिक्रिया होती है इसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। ओके, इन सबको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।